नमस्कार सभी साथियों को। स्वागत करता हूं सभी का इस यूट्यूब चैनल पर जिसका नाम है स्टडी विद पीएन लोधा। साथियों, रीट मेंस एग्जाम फर्स्ट ग्रेड और सेकंड ग्रेड शिक्षक भर्ती के लिए मनोविज्ञान या बाल विकास के बहुत ही शानदार प्रश्न इस वीडियो में लेकर आया हूं। देखिए, फर्स्ट ग्रेड का तो आपके लगभग एग्जाम आ ही गया है, तो लास्ट में ऐसे प्रश्नों को आपको जरूर देखना चाहिए साथियों। साथ ही सेकंड ग्रेड का एग्जाम आने वाला है, रीट मेंस का एग्जाम आपके 4-5 फरवरी को आयोजित होने वाला है, तो इन सभी के लिए बेहद उपयोगी ये प्रश्न होंगे। शुरू करते हैं आज के इस वीडियो को। सभी को बता दूं कि आज सुबह 11 बजे, ठीक है, आप सभी को पता होगा कि आज सुबह 11 बजे साथियों, जो एप्लीकेशन है स्टडी विद पीएन लोधा के नाम से, उस एप्लीकेशन पर आपके लेवल 1 के लिए पूरे 150 प्रश्नों का टेस्ट और लेवल 2 के लिए अलग से दोनों का अलग अलग पेपर रहेगा। लेवल 2 के लिए भी 150 प्रश्नों का टेस्ट करवाया जा रहा है। सुबह 11 बजे की है, ठीक है। आज 9/10/2022, आज जो साथियों संडे के दिन, मैंने कल ही बता दिया था कि भाई कल आपके ये टेस्ट रहेगा सुबह 11 बजे। तो 11 बजे बिल्कुल तैयार रहिए। एप्लीकेशन पर 149 वाला जो कोर्स है, 149 रुपये वाली जो टेस्ट सीरीज है, ऑल सब्जेक्ट लेवल 1 प्लस लेवल 2 की, तो वहाँ पर आप टेस्ट अटेंड कर सकते हो पूरे ही 150 प्रश्नों का। और ये जो पेपर बनाया गया है बिल्कुल एग्जाम के पैटर्न के अनुसार बनाया गया है, तो इससे आप ये देख सकते हो माइनस मार्किंग भी रहेगी, वहाँ रैंक वगैरह भी आप देख सकते हो। तो चलिए शुरू करेंगे आज के इस वीडियो को। पहला प्रश्न देखेंगे। यदि दौड़ते समय बच्चा सड़क पर फिसल जाता है तो बालक सड़क में मुझे चोट पहुंचाए जैसे व्यवहार का प्रदर्शन करता है, इसे क्या कहा जाएगा? अहम केंद्रवाद, जीववाद, अंतः प्रज्ञात्मक विचार और अंतर्बोध विचार। देखो, दौड़ते समय बच्चा क्या हो रहा है, सड़क पर फिसल रहा है साथियों। इसका सीधा सा मतलब है, बालक ने सड़क पर फिसलेगा, चोट लगेगी और रोएगा, तो वो क्या करेगा? वो कह रहा है कि भाई सड़क ने मुझे चोट पहुंचाई। अब उसको ये पता नहीं है कि भाई चोट सड़क ने नहीं पहुंचाई है। वो जब सड़क पर गिरा है, फिसला है, इस वजह से उसे चोट पहुंची है। लेकिन वो मानता है कि नहीं, सड़क, जैसे अपन किसी को मारते हैं तो कि भाई सड़क ने मुझे मारा। मतलब वो प्रत्येक चीज को क्या मान रहा है? सजीव मान रहा है। और इसी को जीववाद की प्रवृत्ति कहा जाता है। दूसरा विकल्प आपके पहले प्रश्न में सही है। आगे बढ़ेंगे साथियों प्रश्न संख्या 2 की ओर। दूसरा प्रश्न देखेंगे, आपके प्रश्न नंबर 2 क्या है? जीनोटाइप और फिनोटाइप किसके प्रकार है? गुणसूत्रों के, जीन के, शुक्राणुओं के और कोई नहीं। तो देखो, जीनोटाइप और फिनोटाइप दो प्रकार है ये, और ये दोनों ही प्रकार किसके हैं साथियों? यहाँ पर इस टेस्ट में भी आपके 1/3 माइनस मार्किंग है। अगर आप गलत प्रश्न करते हो तो आपके सही प्रश्नों में से 1/3 अंक कम कर दिए जाते हैं। साथियों, प्रश्न संख्या 2 में राइट आंसर रहेगा जीन। ये जीनोटाइप और फिनोटाइप दोनों ही किसके प्रकार है? जीन के प्रकार है। सेकंड विकल्प दूसरे प्रश्न का सही आंसर है। आगे बढ़ते हैं साथियों प्रश्न संख्या 3 की ओर। तीसरा प्रश्न देखेंगे। गुणसूत्र पाए जाते हैं जीन में, तंत्रिका तंत्र में, तांत्रिक नहीं तंत्रिका लिखा है ना, प्रत्येक कोशिका के केंद्रक में और मस्तिष्क में। तो आपको बताना है गुणसूत्र कहाँ पर पाए जाते हैं। प्रश्न नंबर 3 का सही उत्तर बताओ भाई। तो साथियों, प्रश्न संख्या 3 में जो सही आंसर है, अगर हम बात करें कि भाई गुणसूत्र कहाँ पर पाए जाते हैं, तो ये प्रत्येक कोशिका के केंद्रक में पाए जाते हैं। कहाँ पर पाए जाते हैं? प्रत्येक कोशिका के केंद्रक में पाए जाते हैं। विकल्प नंबर आपका 3 सही है साथियों प्रश्न नंबर 3 में। आगे बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 4 की ओर। चौथा प्रश्न देखेंगे। निम्न में से सबसे महत्वपूर्ण सामाजिकरण कारकों में सम्मिलित नहीं है? माता पिता व परिवार के अन्य सदस्य, विद्यालय, समूह और समाचार पत्र। तो देखो, सामाजिकरण के कारक क्या होते हैं? जिन कारकों के द्वारा हमारा सामाजिकरण होता है साथियों, उसी को हम क्या कहते हैं? सामाजिकरण के कारक। अब जो सबसे महत्वपूर्ण नहीं है, आपको वो देखना है इस प्रश्न में। तो देखो, हमारे माता पिता, परिवार, परिवार में रहकर, परिवार को क्या कहते हैं? प्रथम पाठशाला कहते हैं। वहीं पर हम चीजों को सीखते हैं, सामाजिकरण वहीं से आरंभ होता है। विद्यालय में भी साथियों सामाजिकरण होता है। और समूह, जिस समूह में बच्चा रहता है, तो ये तीनों ही बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण सामाजिकरण के कारकों में आते हैं। लेकिन समाचार पत्र बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण कारकों के अंतर्गत नहीं आते हैं। तो विकल्प नंबर 4 आपके चौथे प्रश्न का सही उत्तर है। बढ़ेंगे साथ ही प्रश्न नंबर 5 की ओर। पांचवा प्रश्न देख लेते हैं। आपके प्रश्न नंबर 5 है, विकास गर्भाधान से लेकर किशोरावस्था तक चलता है, गतिशील व क्रमबद्ध है, पूर्व कथनीय है और इनमें से सभी। तो भाई, विकास के बारे में आपने सभी ने पढ़ा होगा कि आप विकास की भविष्यवाणी कर सकते हो। मतलब ये कैसा है? पूर्व कथनीय है।
विकास एक निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है, मतलब गतिशील है, क्रमबद्ध भी है। गर्भाधान, जब बालक गर्भ में रहता है, माँ के गर्भ में, तभी उसका विकास शुरू हो जाता है और किशोरावस्था तक चलता है, तो ये गलत है। क्यों? क्योंकि विकास गर्भाधान से लेकर के जीवन पर्यंत चलता रहता है साथियों, जीवन पर्यंत चलता रहता है। तो एक तो ये गलत हो गया। अब ये गलत है तो सभी सही हो ही नहीं सकता। अब यहाँ पर इस हिसाब से थोड़ा प्रश्न में ही मिस्टेक इस प्रश्न में, क्योंकि विकास गतिशील व क्रमबद्ध भी है और पूर्व कथनीय भी है। तो मतलब दूसरा विकल्प भी सही है और तीसरा विकल्प भी प्रश्न संख्या 4 में सही मानना ही पड़ेगा। चलिए आगे बढ़ेंगे प्रश्न नंबर 5 की ओर। पांचवा प्रश्न देखेंगे। मानव विकास के लघु मंडल के अंतर्गत किसे सम्मिलित किया जाता है? जनसंचार, कार्यस्थल, विचारधाराएं और विद्यालय। तो देखो, लघु मंडल की बात की जा रही है साथियों। लघु मंडल के अंतर्गत जिस विकल्प में आपको लग रहा है कि यार ये चीज लघु मंडल में सम्मिलित हो जाएगी, तो उसका चयन प्रश्न संख्या 5 में करो साथियों। तो साथियों, मानव विकास के लघु मंडल की अगर हम बात करें, तो दिए गए विकल्पों में से जो चौथा विकल्प है, विद्यालय, विद्यालय को मानव विकास के लघु मंडल में सम्मिलित किया जाता है। एनसीईआरटी आधारित प्रश्न पढ़ रहे हो आप ये अभी, ठीक है। फोर्थ विकल्प आपके पांचवें प्रश्न का सही आंसर होगा मित्रों। प्रश्न संख्या 6 की ओर बढ़ेंगे। छठा प्रश्न क्या पूछ रहा है आपसे, देखिएगा प्रश्न संख्या 6 को। अमूर्त बुद्धि वाले बालक की रुचि होती है, जो जिस बालक में अमूर्त बुद्धि की अधिकता होती है, उस बालक की रुचि किसमें रहेगी साथियों, आपको ये देखना है। तो खिलौनों को तोड़ने में, खिलौनों को जोड़ने में, पुस्तकों को पढ़ने में और सबके साथ मिलजुल कर रहने में। बताइए प्रश्न संख्या 6 में कौन से विकल्प का चुनाव करोगे? अगर कोई बालक अमूर्त बुद्धि की अधिकता वाला है, तो उसमें देखो, खिलौनों को जोड़ना तोड़ना ये तो मूर्त बुद्धि का उदाहरण है, और पुस्तकें पढ़ना किसका उदाहरण है? अमूर्त बुद्धि का। तो जो अमूर्त बुद्धि वाले बालक होते हैं, उनकी पुस्तकें पढ़ने में रुचि होती है। थर्ड विकल्प छठे प्रश्न का सही आंसर होगा साथियों। प्रश्न संख्या 7 की ओर बढ़ते हैं। आपके सातवां प्रश्न क्या पूछ रहा है, देखिएगा। प्रतिभाशाली बालकों के शिक्षण हेतु सर्वश्रेष्ठ विधि मानी जाती है। किंडरगार्टन विधि, किंडरगार्टन होता है, ठीक है, योजना विधि, पाठ्य पुस्तक विधि और व्याख्यान विधि। तो देखो, प्रतिभाशाली बालक वो बालक होते हैं, 1% होते हैं सिर्फ प्रतिभाशाली, जिनके IQ 140 या इससे अधिक हो, उन्हीं को हम क्या कहेंगे साथियों? प्रतिभाशाली बालक कहेंगे। तो इन बालकों के लिए पाठ्य पुस्तक, व्याख्यान और किंडरगार्टन विधि से बेहतर कौन सी विधि मानी जाएगी दिए गए विकल्पों के अनुसार? योजना विधि। योजना विधि भी आप इसको कहते हो साथियों। तो ये विधि प्रतिभाशाली बालकों के लिए सर्वश्रेष्ठ है। सेकंड विकल्प आपके सातवें प्रश्न में सही है। प्रश्न संख्या 8 की ओर बढ़ते हैं। देखो यार, टेस्ट को जरूर अटेंड करना। सुबह 11 बजे 100% आपके पास एप्लीकेशन में 149 रुपए वाली जो टेस्ट सीरीज चला रखी है, स्टडी विद पीएन लोधा ऐप पर, कमेंट बॉक्स में मैंने ऐप का लिंक दे रखा है और प्ले स्टोर पे जाकर भी सर्च कर सकते हो आप। तो टेस्ट जरूर अटेंड करना। यूँ मान लीजिए कल कम से कम 12 घंटे मेहनत, कल और आज की मेहनत मिलाकर कम से कम 12 घंटे की मेहनत हो चुकी है आपका एक टेस्ट बनाने के लिए। तो इतनी मेहनत मैं करता हूँ, तो आप टेस्ट अटेंड नहीं करते हो तो मज़ा नहीं आता है फिर। देखो, प्रश्न 8। परीक्षा में असफल होने का कारण बालक द्वारा कठिन प्रश्न पत्र एवं परीक्षक द्वारा कॉपी ठीक से नहीं जांचना बताया। यह समायोजन की कौन सी रक्षात्मक युक्ति है? पलायन, प्रत्यावर्तन, प्रक्षेपण और क्षतिपूर्ति। प्रश्न संख्या 8 में देखो, बालक क्या कह रहा है? परीक्षा में असफल, मतलब एक तरह से फेल हो चुका है बालक। तो उसके वो क्या कह रहा है? अरे वो पेपर ही कठिन था और मैंने तो फिर भी सही लिख दिया था कठिन होने के बाद, लेकिन वो जो हमारे गुरुजी है ना, उन्होंने जान करके मेरी कॉपी अच्छे से चेक नहीं की और मुझे क्या कर दिया? फेल। मतलब अपनी कमी को वो दूसरे के ऊपर आरोपित कर रहा है, और जहां पर अपनी कमी को दूसरे के ऊपर आरोपित की जाती है, उसी को प्रक्षेपण कहा जाता है। क्या कहा जाता है? प्रक्षेपण। थर्ड विकल्प सही है 8वें पृष्ठ में। प्रश्न संख्या 9 की ओर बढ़ते हैं। 9वां प्रश्न देखेंगे। मैकडूगल के अनुसार प्रत्येक मूल प्रवृत्ति से संबद्ध होता है संज्ञान, संवेग, संवेदना और चिंतन। तो देखो, मैकडूगल ने बताया है कि जो हमारी मूल प्रवृत्तियां होती है, 14 मूल प्रवृत्तियों से संबंधित ही 14 संवेग इन्होंने बताया साथियों। संवेगात्मक विकास का सिद्धांत किसने दिया है? मैकडूगल ने दिया है। तो मैकडूगल के अनुसार प्रत्येक मूल प्रवृत्ति का संबंध किससे होता है? संवेग से होता है। सेकंड विकल्प सही है साथियों। प्रश्न संख्या 9 में 10वें प्रश्न की ओर बढ़ेंगे। आपके प्रश्न संख्या 10।
पूर्व अनुभव के आधार पर संवेदना को अर्थ प्रदान करना कहलाता है। संवेदना, प्रत्यक्ष ज्ञान, अभिप्रेरणा और कल्पना। तो भाई कल्पना तो एक अलग चीज हो जाती है। हम किसी भी चीज के बारे में बैठे बैठे कि सोचते रहते काश ऐसा हो जाए, वो हो जाए, ये हो जाए तो मजा आ जाए, तो वो होती है कल्पना। अभिप्रेरणा हम किसी चीज को लेकर होते हैं, किसी कार्य को करने को लेकर साथियों। तो ये भी आपका आंसर नहीं है। ये कह रहा है पूर्व अनुभव के आधार पर, जो हमारा पुराना अनुभव है उसके आधार पर हमारे पास कोई संवेदना आती है, यदि हम उसको अर्थ प्रदान कर दे तो साथियों उसको हम संवेदना तो कहेंगे नहीं, क्योंकि संवेदना को अर्थ प्रदान करना प्रत्यक्ष ज्ञान कहलाता है। क्या कहलाता है? प्रत्यक्ष ज्ञान कहलाता है साथियों। आपके जो दूसरा विकल्प है प्रश्न संख्या 10 में, यही आपका बिल्कुल सही उत्तर होगा मित्रों। चलिए आगे बढ़ेंगे प्रश्न संख्या 11 की ओर। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर जरूर करिएगा। 11वां प्रश्न देख लेते हैं। आपके प्रश्न नंबर 11 क्या है? रोर्शा इंक ब्लॉक टेस्ट का प्रयोग किसके मापन हेतु किया जाता है? व्यक्तित्व, बुद्धि, अभिरुचि और अभिक्षमता। देखो रोर्शा इंक ब्लॉक टेस्ट की बात की जा रही है, और रोर्शा इंक ब्लॉक टेस्ट के जनक कौन है? हरमन रोर्शा है। कौन है? हरमन रोर्शा इस टेस्ट के जनक है, जिसमें साथियों व्यक्तित्व का मापन किया जाता है। किसका मापन किया जाता है? व्यक्तित्व का मापन किया जाता है। और ये जो रोर्शा इंक ब्लॉक टेस्ट है, व्यक्तित्व मापन की कैसी विधि है? एक प्रक्षेपी विधि है। किसकी कैसी विधि है? प्रक्षेपी विधि। साथियों इसमें हमारा जो अचेतन मन होता है, कौन सा मन? अचेतन मन के बारे में सब जानते हो ना? अचेतन मन जो हमारा 9/10 होता है साथियों, उसको ध्यान में रखकर व्यक्तित्व का मापन इस विधि से किया जाता है। तो विकल्प 1 आपके प्रश्न संख्या 11 का बिल्कुल सही उत्तर है। चलिए आगे बढ़ेंगे प्रश्न संख्या 12 की ओर। 12वां प्रश्न देख लेते हैं। पिछड़े बालकों के लिए शैक्षिक उपलब्धि की अवधारणा किसने दी? गार्डन, शोनेल, बटन होल और सिरिलबर्ट। तो भाई जो पिछड़े बालक होते हैं साथियों, पिछड़े बालक का मतलब किसी विशेष विषय में पिछड़ जाते हैं, अपने हम उम्र के जो साथी होते हैं उनकी तरह शैक्षिक प्रदर्शन नहीं कर पाते, तो ऐसे बालकों को हम क्या कहते हैं? पिछड़े बालक। और इनकी जो IQ बताई है साथियों, इनकी जो अवधारणा दी है पिछले पिछड़े बालकों की, वो दी गई है सिरिल बर्ट के द्वारा। इन्होंने बताया है कि भाई पिछड़े बालकों की बुद्धि लब्धि कितनी होती है? 85। कितनी होती है? 85 होती है। ठीक है, तो सिरिल बर्ट यहाँ पर फोर्थ विकल्प में जो दे रखा है आपके 12वें प्रश्न का बिल्कुल सही आंसर होगा। चलिए आगे बढ़ेंगे साथियों प्रश्न संख्या 13 की ओर। 13वां प्रश्न देख लेंगे। आपके प्रश्न नंबर 13 है, आगमनात्मक तर्कना के स्तरों में कौन शामिल नहीं है? अवलोकन, प्रयोग, सामान्यकरण और कल्पना। तो भाई तर्कना आगमनात्मक तर्कना भी होती है, निगमनात्मक तर्कना भी होती है, आगमन विधि भी होती है, निगमन विधि भी होती है। तो देखो आगमनात्मक तर्कना के जो स्तर होते हैं, इसमें हम अवलोकन करते हैं चीजों का प्रयोग करते हैं, सामान्यकरण करते हैं, लेकिन कल्पना को नहीं करते हैं। तो आगमनात्मक तर्कना के स्तरों में कल्पना को शामिल नहीं किया गया है। फोर्थ विकल्प आपके 13वें प्रश्न का बिल्कुल सही उत्तर होगा साथियों। चलिए आगे बढ़ेंगे प्रश्न नंबर 14 की ओर। 14वां प्रश्न देख लेंगे। आपके प्रश्न नंबर 14 है, अल्बर्ट बंडूरा निम्न में से किससे संबंधित है? सामाजिक अधिगम के सिद्धांत से, व्यवहारवादी अधिगम के सिद्धांत से, मनोलैंगिक सिद्धांत से और संज्ञानात्मक अधिगम के सिद्धांत से। तो भाई देखो अल्बर्ट बंडूरा ने जो सिद्धांत दिया है, वो सिद्धांत आपको बताना है प्रश्न संख्या 14 में। साथियों मनोलैंगिक विकास का सिद्धांत तो किसने दिया है? सिगमंड फ्राइड ने दिया है, तो ये तो आपका आंसर होगा नहीं। संज्ञानात्मक अधिगम का सिद्धांत भाई ये भी अल्बर्ट बंडूरा ने नहीं दिया है। व्यवहारवादी अधिगम सिद्धांत या सामाजिक अधिगम सिद्धांत, इन दोनों में से आपको एक का चयन करना है प्रश्न संख्या 14 में। तो देखो भाई प्रश्न संख्या 14 में आपके जो सही उत्तर होगा, अल्बर्ट बंडूरा के द्वारा जो सिद्धांत दिया गया है वो है आपके सामाजिक अधिगम का सिद्धांत। साथियों एक सिद्धांत और आता है मानव सामाजिक विकास का सिद्धांत। नाम सुन रखा होगा आपने इस सिद्धांत का, और इस सिद्धांत से हर बार एक प्रश्न जरूर पूछा जाता है। ये जो मनो सामाजिक विकास का सिद्धांत है, ये एरिक्सन के द्वारा दिया गया है। किसके द्वारा दिया गया है? इरिक एरिक्सन के द्वारा ये सिद्धांत दिया गया है। और इरिक एरिक्सन ने अपने इस मनोसामाजिक विकास के सिद्धांत में 8 प्रकार की अवस्थाओं का उल्लेख भी किया है। तो प्रथम विकल्प आपके 14वें प्रश्न का बिल्कुल सही उत्तर होगा। बढ़ेंगे साथियों प्रश्न संख्या 15 की ओर। 15वां प्रश्न देख लेंगे। आपके प्रश्न संख्या 15 है, शिक्षण का सत्तावादी स्तर है कौन सा? शिक्षक केंद्रित है, छात्र केंद्रित है, प्रधानाध्यापक केंद्रित है और अनुभव केंद्रित है। देखो सत्तावादी स्तर की बात की जा रही है साथियों। एक होता है बाल केंद्रित स्तर। कौन सा स्तर? बाल केंद्रित स्तर। तो जो बाल केंद्रित स्तर होता है इसमें बालक को ध्यान में रखा जाता है
और जो सत्तावादी केंद्रित होता है साथियों, सत्तावादी जो स्तर होता है, इसमें शिक्षक को ध्यान में रखकर शिक्षण कराया जाता है। मतलब शिक्षक के अनुसार ही पाठ्यक्रम का निर्माण होता है, वही अपने अनुसार बच्चों को पढ़ाता है। बालक से उसे कोई मतलब नहीं होता है कि बालक को किस विधि से सिखाना चाहिए, बालक सीखने में कैसा है, सीखने में ज़्यादा टाइम लेता है या कम टाइम, सभी को एक जैसा मान करके इसमें शिक्षा दी जाती है। शिक्षक पूरा सक्रिय रहता है और बालक पूरा निष्क्रिय रहता है किसी भी स्तर में, सत्तावादी स्तर में। मतलब ये एक शिक्षक केंद्रित स्तर है। तो विकल्प एक आपके प्रश्न संख्या 15 का सही आंसर है साथियों। प्रश्न संख्या 16 की ओर बढ़ेंगे। चलिए 16वां प्रश्न देख लेंगे। आपके प्रश्न नंबर 16 क्या पूछ रहा है, देखिए। कल्पना शक्ति एवं अमूर्त चिंतन बाल विकास की किस अवस्था में पूर्ण हो जाता है? शैशवावस्था में, बाल्यावस्था के प्रारंभ में, बाल्यावस्था के उत्तरार्ध में और किशोरावस्था में। देखो, कल्पना शक्ति और अमूर्त चिंतन दोनों चीजें हैं, सिर्फ एक चीज की बात नहीं की जा रही है, दोनों की बात की जा रही है। चाहे वो कल्पना शक्ति हो या फिर अमूर्त चिंतन हो, किस अवस्था में पूर्ण हो जाता है? तो पूर्ण शेष अवस्था में तो अमूर्त चिंतन होगा ही नहीं, बाल्यावस्था के प्रारंभ में भी नहीं होगा। तीसरा या चौथा विकल्प, किस विकल्प पे जाओगे साथियों? तो देखो, कल्पना शक्ति एवं अमूर्त चिंतन बाल विकास की जो किशोर अवस्था होती है इसमें पूर्ण हो जाता है। 12 से 18 या 13 से 19 भी आप इसको कह सकते हो, टीनेज जिसमें आता है। तो विकल्प 4 आपके सही है साथियों। प्रश्न संख्या 16 में बालक जब किशोर अवस्था में आता है तो अमूर्त चिंतन, मतलब जो चीज उसके सामने प्रत्यक्ष रूप से नहीं है वो भी उसके प्रति चिंतन करने लग जाता है। जैसे उसने देखा कि यार कक्षा में पढ़ाया गुरुजी ने मंगल ग्रह के बारे में, ठीक है। एक बालक है 15-16 साल का, 10वीं में पढ़ रहा है वो। गुरुजी ने पढ़ाया मंगल ग्रह के बारे में कि वहाँ लाल मिट्टी है, वहाँ ऐसा है वैसा है, तेज आंधी तूफान चलते हैं, ऑक्सीजन की मात्रा कम है लेकिन जीवन की संभावना है। तो मन ही मन सोचने लग जाता है, भले वो घर पे आकर के उसने जिंदगी में कभी मंगल ग्रह पे गया नहीं हो, तो मतलब ऐसे चिंतन वो किशोरावस्था में कर लेता है साथियों। फोर्थ विकल्प आपके 16वें प्रश्न में सही है, जिंदगी में वो क्या कोई भी नहीं गया फिर वो है ना। चलिए 17वें प्रश्न की ओर बढ़ेंगे। आपकी प्रश्न संख्या 17, मानव विकास की अवस्था चलती है शैशवावस्था तक, बाल्यावस्था तक, किशोरावस्था तक और मृत्यु तक। तो भाई मानव विकास की अवस्थाएं जीवन पर्यंत चलती रहती है, क्योंकि विकास चलता रहता है, अवस्थाएं भी चलती रहती है, तो मृत्यु तक चलती है। इसी वजह से आपके प्रश्न संख्या 17 में फोर्थ विकल्प बिल्कुल आपका सही उत्तर होगा साथियों। बढ़ेंगे प्रश्न नंबर 18 की ओर। 18वां प्रश्न देख लेते हैं। प्रश्न नंबर 18 है, मैकडूगल एवं गिलफोर्ड ने संवेगों की संख्या बताई है 10, 12, 14 और 15। तो देखो, मैकडूगल और गिलफोर्ड के द्वारा किसकी संख्या पूछ रही है? संवेगों की। देखो साथियों, मैकडूगल और गिलफोर्ड ने बताया है कि 14 ही संवेग होते हैं और 14 ही क्या होती है? मूल वृत्तियां होती है, ठीक है। 14 ही तो संवेग जो संवेगात्मक विकास का सिद्धांत है मैकडूगल का, इसी में इन्होंने बताया था कि भाई 14 ही संवेग होते हैं और प्रत्येक संवेग से संबंधित एक मूल प्रवृत्ति भी होती है साथियों। जैसे हमारे अंदर डर नाम का एक संवेग उत्पन्न हुआ तो हम क्या करेंगे? वहां से भागेंगे, और इसको क्या कहा गया? पलायन। तो ये पलायन तो क्या है? मूल प्रवृत्ति है, और डर क्या है? संवेग है साथियों। इस प्रकार 14 संवेग और 14 मूल प्रवृत्ति इन्होंने बताई है। तो विकल्प 3 आपके प्रश्न संख्या 18 का बिल्कुल सही आंसर है। चलिए 19वें प्रश्न की ओर बढ़ेंगे मित्रों। आपके प्रश्न संख्या 19, किस नियम के अनुसार बालक अपने माता पिता के विशिष्ट गुणों का त्याग करके सामान्य गुणों को ग्रहण करते हैं? संक्रमण का नियम, प्रत्यागमन का नियम, मेंडल का नियम और समानता का नियम। तो बताओ प्रश्न 19 में कौन से विकल्प का चुनाव करोगे आप साथियों? देखो, बालक क्या कर रहा है? माता पिता के विशिष्ट गुणों का तो त्याग कर रहा है और सामान्य गुणों को ग्रहण कर रहा है, सामान्य नॉर्मली। तो ऐसी स्थिति में साथियों क्या कहेंगे उसको? समानता का नियम। जैसे माता पिता वैसी उनकी संतान। तो विकल्प नंबर 4 आपके प्रश्न संख्या 19 का सही आंसर है। बढ़ेंगे साथियों प्रश्न संख्या 20 की ओर। 20वां प्रश्न देख लेंगे। आपके प्रश्न नंबर 20, अधिगम की सफलता का मुख्य आधार है? प्रशंसा है, पुरस्कार है, नेतृत्व है या लक्ष्य प्राप्ति की उत्कृष्ट इच्छा है? बताइए 20वें प्रश्न में कौन से विकल्प का चुनाव करोगे? अधिगम की सफलता मतलब बच्चों को हम कोई भी चीज सिखाने की कोशिश कर रहे हैं, वो चीज सीखेंगे तो मतलब अधिगम की सफलता, नहीं सीखेंगे तो अधिगम कैसा हुआ? असफल हुआ। तो अधिगम की जो सफलता है इसका मुख्य आधार साथियों प्रशंसा, पुरस्कार, नेतृत्व या लक्ष्य प्राप्ति की उत्कृष्ट इच्छा। इन चारों में से कौन सा सही आंसर रहेगा? विकल्प नंबर 4, लक्ष्य प्राप्ति की उत्कृष्ट इच्छा अधिगम की सफलता का मुख्य आधार माना जाता है। हम लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए यदि हमारे अंदर उत्कृष्ट इच्छा है,
हमने सोच लिया है कि नहीं मुझे ये करना है, तो उसके सोचने से काम नहीं चलेगा। उस काम को मतलब उसी मार्ग पर चलना पड़ेगा, उस तरीके से करना पड़ेगा। लेकिन अगर उत्कृष्ट इच्छा है, पूरे तरीके से कर रहे हो, सही तरीके से, बिल्कुल सही तरीके से, तो आप उस मतलब बहुत ज़्यादा हद तक ये संभावना बढ़ जाती है कि आप उस चीज़ को प्राप्त कर लोगे साथियों। तो फोर्थ विकल्प आपके 20वें प्रश्न का सही उत्तर होगा। प्रश्न संख्या 21 की ओर बढ़ते हैं। चलिए 21वां प्रश्न देख लेंगे। आपके प्रश्न नंबर 21 है, निम्न में से अधिगम की विशेषता है। अधिगम सार्वभौमिक है एवं जीवन भर चलता है। अधिगम विकास एवं परिवर्तन दोनों है। अधिगम उद्देश्यपूर्ण एवं सक्रिय होता है, और उक्त सभी। तो मित्रों देखो, अधिगम की विशेषताओं की बात करें, सार्वभौमिक है, सार्वभौमिक बिल्कुल है, जीवन भर भी चलता रहता है साथियों, बिल्कुल ये विशेषता अधिगम की है। विकास एवं परिवर्तन दोनों हैं। अधिगम विकास के परिणाम स्वरूप भी होता है, इससे हमारे व्यवहार में परिवर्तन भी आता है। उद्देश्यपूर्ण एवं सक्रिय होता है। उद्देश्यपूर्ण, हम किसी न किसी उद्देश्य को पूरा करने के लिए किसी भी चीज को सीखते हैं, उसका अधिगम करते हैं, और ये सक्रिय रहकर चीजें होती है। तो मतलब ये सारे जो विशेषता है सारी, ये अधिगम की विशेषताओं में सम्मिलित है। तो उक्त सभी वाला जो फोर्थ विकल्प है 21 का सही आंसर है साथियों। 22 की ओर बढ़ेंगे। आपके प्रश्न संख्या 22 देखेंगे। 22वां प्रश्न है, शिक्षक अपने संपूर्ण विषय सामग्री को छोटे छोटे अंशों में विभाजित करके छात्रों के समक्ष प्रस्तुत करता है। यह अधिगम के किस नियम पर आधारित है? तत्परता का नियम, मनोवृत्ति का नियम, बहुप्रतिक्रिया का नियम, और आंशिक क्रिया का नियम। तो देखो, शिक्षक के द्वारा संपूर्ण विषय सामग्री को छोटे छोटे भागों में विभाजित कर लिया, फिर छात्रों के सामने उसको प्रस्तुत किया। जैसे मान लीजिए कोई कोई बड़ी विषय वस्तु है। अब इसने देखा कि यार एक साथ पढ़ाऊंगा तो बच्चों की दिक्कत होगी, तो इस बड़ी विषय वस्तु को उसने 4 भागों में, 5 भागों में डिवाइड कर लिया, और एक एक भाग को बच्चों को पढ़ाया साथियों। तो इसको हम क्या कहेंगे? आंशिक क्रिया का नियम। मतलब अगर विषय वस्तु बड़ी हो तो उसको छोटे छोटे भागों में तोड़ करके बच्चों को पढ़ा देना चाहिए। इससे बच्चे उस चीज को आसानी से सीख जाएंगे, उनके ऊपर एक्स्ट्रा दबाव नहीं डलेगा। फोर्थ विकल्प 22 का सही आंसर होगा साथियों। 23 की ओर बढ़ते हैं। 23वां प्रश्न देख लेंगे। आपके प्रश्न नंबर 23, सबसे उच्च प्रकार का चिंतन किसे माना जाता है? अप्रत्यक्षात्मक चिंतन, प्रत्यात्मक चिंतन, काल्पनिक चिंतन, और तार्किक चिंतन। तो ये जो चिंतन के 4 प्रकार आपके सामने हैं, इनमें से आपको उस प्रकार का चुनाव करना है जो कि सबसे उच्च प्रकार का चिंतन माना जाता है। 23वें प्रश्न का सही आंसर देखें साथियों, तो इसका जो सही उत्तर होगा वो होगा तार्किक चिंतन। क्या होगा? तार्किक चिंतन, मतलब फोर्थ विकल्प। तार्किक चिंतन, किसी भी चीज के प्रति हम चिंतन करते हैं, लेकिन तर्क पर आधारित यदि वो चिंतन है तो वही सर्वश्रेष्ठ चिंतन का प्रकार रहेगा। फोर्थ विकल्प 23 का सही उत्तर है। 24 की ओर बढ़ेंगे। सेकंड लास्ट प्रश्न है, इसके बाद एक और प्रश्न है, 25वां प्रश्न। तो प्रश्न संख्या 24 साथियों। 24वां प्रश्न देखने से पहले आपको बता दूं कि आप जब ऐप पर कोई भी टेस्ट अटेंड करते हो तो एक तो स्क्रीनशॉट मत लिया करो यार, क्योंकि उससे आप ब्लॉक कर दिए जाते हो ऐप के द्वारा। या स्क्रीन रिकॉर्डिंग भी न करे भाई ऐप की, ये मतलब अनसस्पिशियस एक्टिविटी के अंतर्गत ये चीजें आ जाती है। और जब आप टेस्ट 150 प्रश्नों को हल कर लोगे, 11 से 12:30 तक का टाइम है, 1.5 घंटे का मैंने उसमें टाइमर सेट किया है। वैसे आपको ज़्यादा मिलेगा, लेकिन 1.5 घंटे का। जो प्रश्न आते हैं उनको ही करना, जो प्रश्न नहीं आते हैं उनको मत करना साथियों, क्योंकि एक प्रश्न 2 नंबर का है, और एक प्रश्न गलत करोगे तो 0.66 नंबर आपके कम कर दिए जाएंगे। 0.66 नंबर आपके कम कर दिए जाएंगे साथियों। माइनस मार्किंग भी है। टेस्ट पूरा अटेम्प्ट करने के बाद जब आप उसको सबमिट कर देते हो, तो उसके बाद में नीचे देखना, वहाँ आपका स्कोर भी आएगा, सब कुछ चीज़ आएगी। और आप जब थोड़ी नीचे आओगे ना, तो व्यू सॉल्यूशन लिखा होगा, व्यू सॉल्यूशन। तुरंत की तुरंत सॉल्यूशन आप देख सकते हो पूरे 150 प्रश्नों का, कि आपने कौन सा किया और कौन सा करना चाहिए था, आपका सही है या गलत है, गलत है तो सही कौन सा है। सारी चीज़ें तुरंत की तुरंत ही मिल जाती है। व्यू सॉल्यूशन बहुत सारे बच्चों को ढूंढना ही नहीं आता, कहते कि सर व्यू सॉल्यूशन तो है ही नहीं। तो है, अरे है यार, आप समझ रहे हो बात को। लगभग 100 में से 90 बच्चे तो निकाल लेते हैं व्यू सॉल्यूशन, लेकिन 10 बच्चों को निकालना नहीं आता है। वहां पर आप स्क्रीनशॉट भी नहीं ले सकते कि मैं ही बता दूं कहाँ पर मिलेगा। चलो फिर भी मैं आपको बता दूंगा, नहीं मिलता है तो कमेंट कर देना आप कि सर व्यू सॉल्यूशन कहाँ देखे। ठीक है, और अगर आप चाहो तो ये भी कमेंट करिएगा साथियों कि ये जो टेस्ट आज लिया जा रहा है, क्या आने वाले समय में ऐसे टेस्ट आयोजित रेगुलर होने चाहिए? यदि हाँ तो कमेंट जरूर करिएगा। देखो रोज तो नहीं कर सकता हूँ, रोज 150 प्रश्नों का टेस्ट नहीं हो पाता है, क्योंकि
यूँ मान लीजिए 7 दिन में एक ही दिन हो पाएगा, 7 दिन में एक दिन। साथियों 24वां प्रश्न है, किसी अरुचिकर कार्य को संपन्न कराने हेतु शिक्षक को विद्यार्थियों को किस प्रकार अभिप्रेरित करना चाहिए। अच्छा एक चीज और है, 7 दिन में एक दिन होगा, 149 वाली टेस्ट सीरीज में ही होगा साथियों ये, क्योंकि यूँ मान लीजिए जिन्होंने पे किए हैं 149 मेंटेनेंस चार्ज हमारा निकलवाया है, तो उनको बिल्कुल सुविधा देना जरूरी है। और एग्जाम तक ये फीस है और किसी भी प्रकार की कोई फीस नहीं है। देखो, किसी अरुचिकर कार्य को संपन्न कराने हेतु शिक्षक को विद्यार्थियों को किस प्रकार अभिप्रेरित करना चाहिए। पिटाई का डर दिखाओगे तो अरुचिकर कार्य को तो कभी नहीं करेगा, कर सकता है लेकिन मजा नहीं आएगा। परीक्षा में फेल करने की धमकी देकर नेगेटिव है। छात्रों की समय समय पर उनकी सफलता व प्रगति के बारे में बताकर हो सकता है। घर पर शिकायत कर नेगेटिव है, तो 3 नेगेटिव है, चौथा दूसरा पहला, और पॉजिटिव कौन सा है, थर्ड विकल्प। 24 में थर्ड विकल्प सही है। अब आज का अंतिम और 25वां प्रश्न देख लेंगे। चलिए 25वां प्रश्न देखेंगे। बुद्धि परीक्षणों द्वारा व्यक्ति की किन भिन्नताओं का पता लगाया जाता है। शारीरिक, मानसिक, आर्थिक और सामाजिक। साथियों बुद्धि परीक्षण जो हम करते हैं, इससे व्यक्ति की शारीरिक भिन्नता या आर्थिक या सामाजिक भिन्नता का पता नहीं लगाते हैं, बल्कि हम उनकी मानसिक भिन्नता का पता लगाते हैं। ठीक है, मानसिक भिन्नता का। 25 में आपके सेकंड विकल्प सही है। कंप्लीट है साथियों ये साइकोलॉजी का टेस्ट। अच्छा लगे वीडियो तो लाइक शेयर करिए, कमेंट करिए, और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके हमें मोटिवेट जरूर करना है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बहुत बहुत धन्यवाद सभी का।